मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज के करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देखा जाए जो अलग अलग समाचार पत्रों से हैं। आशा है कि आप लोग समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह से। एक दो समाचार पत्र पढ़िए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा समाचार पत्र पढ़ के 1.5-2 घंटा समय बर्बाद कर दें। यह तरीका भी सही नहीं है। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एक सही दिशा में तैयारी कीजिए, अनावश्यक चीज़ों को भी पढ़ने से बचिए। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है अपने ऊपर विश्वास, उसको कभी मत तोड़िए, ठीक है। क्योंकि दूसरे लोग जो हैं आपको प्रोत्साहन दे सकते हैं, जोश दे सकते हैं, आर्थिक सहायता दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा के लिए जो आत्मविश्वास की ज़रूरत है वो अपने परिश्रम से आपको खुद क्रिएट करना होगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। 8 मई को प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए सारा दिवस जो है 8 मई को ही होना चाहिए, क्लियर, हर साल। ए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, बी विश्व थैलेसीमिया दिवस, सी विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, डी उपरोक्त में से सभी, ई सिर्फ बी और सी। तो इसका जो सही उत्तर होगा सिर्फ बी और सी। इसलिए होगा क्योंकि प्रवासी दिवस भी इस बार जो है 8 मई को ही मनाया गया, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है कि ये हर साल जो है 8 मई को ही मनाया जाएगा। और प्रवासी पक्षी दिवस जो है 2 बार वर्ष में मनाया जाता है। एक बार जो मनाया जाता है मई में और दूसरी बार अक्टूबर और मई दोनों महीनों में दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा शनिवार हर वर्ष जो है 8 मई को पड़ेगा, ठीक है। 3-4-5 वर्षों में एक बार 8 मई को पड़ सकता है। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा सिर्फ बी और सी, थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस। चलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के संबंध में चर्चा हो ही चुकी है। अब 8 मई 2021 को जो विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया उसका थीम था एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, ठीक है। यानी कि जो भी हेल्थ से रिलेटेड असमानता है पूरे थैलेसीमिया कम्युनिटी थैलेसीमिया समुदाय वाले जो रोगी हैं उस संदर्भ में, उनके हेल्थ पर ध्यान देने के संदर्भ में ये थीम था। विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है 1994 से लगातार मनाया जा रहा है। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा अजीब किस्म का रोग है। ये आपके जेपीएससी मुख्य परीक्षा में भी आपको पढ़ना है, वहाँ पर पूरी तरह से समझा दूंगा। आनुवंशिक प्रॉब्लम्स के कारण कुछ होता है, हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये समझ लीजिए 1994 से लगातार मनाया जा रहा है। अगला ये वर्ष 2021 में रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट दिवस जो मनाया गया 8 मई को, उसका थीम था टफर वी आर अनस्टॉपेबल, टफर वी आर अनस्टॉपेबल, ठीक है। ये रेड क्रॉस का हो गया थीम। थैलेसीमिया दिवस का भी थीम आप लोग जान लिए। अब चलिए अगले प्रश्न। 2021-22 के लिए फिक्की महिला यूनिट की प्रेसिडेंट कौन बनी है, महिला यूनिट की, ठीक है। ए नंबर जो आपके ऑप्शन है उज्जवल सिंघानिया, बी नंबर है प्रिया सिंघानिया, सी नंबर है ईशा अंबानी और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो सही उत्तर होगा उज्जवल सिंघानिया, ए नंबर। फिक्की का फुल फॉर्म जो है अब अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना जो है 1927 में हुई थी। फिक्की से रिलेटेड ये दोनों फैक्ट जो है जरूर याद रखिएगा। और अगर फिक्की के कौन प्रेसिडेंट हैं अभी, वो तो महिला के बने हैं। अगर फिक्की के कौन बने हैं तो ये उदय शंकर हैं 2021-22 के लिए, जो मीडिया से संबंध रखते हैं। उदय शंकर याद रखिएगा, ठीक है। उज्ज्वल सिंघानिया और उदय शंकर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। स्पेन में डिजिटल तरीके से किए गए 22वें लॉरियस अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया, अवार्ड किसे दिया गया। ए नंबर लुइस हैमिल्टन, बी नंबर राफेल नडाल, सी नंबर विराट कोहली और डी नंबर रोनाल्डिन्हो, फुटबॉलर हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ये बैडमिंटन खिलाड़ी राफेल नडाल को दिया गया है। और राफेल नडाल जो हैं स्पेन से संबंध रखते हैं। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है लॉरियस की ओर से। और लॉरियस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ब्रिटेन के फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। और यह जो अवार्ड है लॉरियस में पहले नहीं दिया जाता था, पहली बार दिया गया है, एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड।
अगर 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को देखा जाए तो भारत के सचिन तेंदुलकर को मिला था। इतना पुरस्कार याद कर लीजिएगा लॉरियस वाले में, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी में किसी में इंडियन नहीं है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। सार्क के किस देश में अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने के कारण एक बालिकाओं के स्कूल पर आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ है? ठीक है, इसमें कुल 150 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कई लोग मृत भी हो गए हैं, और इसमें अधिकतम संख्या जो है वहाँ की छोटी छोटी बच्चियों का है जो काबुल में पढ़ने को जाती थी स्कूल में। ऑप्शन जो है पाकिस्तान, बी नंबर है नेपाल, सी नंबर है अफगानिस्तान और डी नंबर म्यांमार है। इसका जो सही उत्तर होगा अफगानिस्तान होगा, क्योंकि काबुल के एक स्कूल की घटना है। काबुल जो है अफगानिस्तान का राजधानी है। ज्ञातव्य है कि अमेरिकी सैनिक जो वहाँ 2 से 2,500 की संख्या में थे वो वापस लौट रहे हैं। उसके बाद से आतंकवादी घटनाओं में अफगानिस्तान में वृद्धि हुई है। अगर इस हमले की बात की जाए तो जो तालिबान है जिस पर शक किया जा रहा था उसके द्वारा क्लियर कहा गया है कि उसने हमला नहीं करवाया है, और खुद निंदा भी किया गया है तालिबान की ओर से, उसके प्रवक्ता की ओर से। हालांकि अमेरिका का कहना है कि इसमें तालिबान का ही हाथ है, और वहाँ की सरकार जो अफगानिस्तान सरकार है उसका भी यही शक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस देश की अपील पर कोरोना मरीजों के हित को देखते हुए अमेरिका के द्वारा कोरोना वैक्सीन पेटेंट संबंधित दावे को कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके? ठीक है, जो वैक्सीन है। ए नंबर भारत, बी नंबर दक्षिण अफ्रीका, सी नंबर पाकिस्तान, डी नंबर ए और बी दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप से मिलकर अपील की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया, हालांकि यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसका प्रबल विरोध किया गया है। इस तरह के दावे WTO के जो आपके समझौते एक हैं, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत किए जाते हैं। लेकिन अमेरिका का कदम सही है भारत जैसे विकासशील देशों के लिए। हालांकि भारत तो अपना टीका का उत्पादन कर ही रहा है, लेकिन जितनी बड़ी जनसंख्या भारत की है तो अगर दूसरे देशों का सपोर्ट मिलता है तो निश्चित रूप से मानवता के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2DG नामक कोरोना की दवा निम्न में से किस संस्था के द्वारा भारत में विकसित की गई है जो अत्यंत प्रभावकारी मानी जा रही है? ए IIT मुंबई, बी एम्स दिल्ली, सी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1958 में स्थापित हुआ था, जो आपका रक्षा क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा सी होगा, DRDO। और 2DG नामक दवा को विकसित करने में जिस वैज्ञानिक का विशेष रूप से योगदान रहा है उनका नाम है अनंत नारायण भट्ट। ये मूल रूप से यूपी के हैं, वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं, और उनका दावा है कि बहुत ही प्रभावी साबित होने वाला है। कुछ दिनों की बात है, फिर कोरोना की समस्या से यह दवा जो है मुक्ति दिला सकता है। चलिए अगले प्रश्न 7 नंबर आइए। पाकिस्तान में वह कौन पहली हिंदू महिला बनी है जिसने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोस्ट मिला है? थोड़ा यहाँ गड़बड़ा गया है, जिससे होगा, जिसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोस्ट मिला है। देखिए वहाँ पर जो कहा जाता है PAS तो स्पेशली कहा नहीं जाता है, वहाँ सेंट्रल सुपीरियर सर्विस कहा जाता है। उसी के माध्यम से विदेश सेवा, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सेवाएं मिलती हैं, जिस तरीके से यहाँ UPSC के सिविल सर्विस एग्जाम से मिलते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म जो है CSS है, ठीक है, CSS। ए नंबर मीरा नायर, बी नंबर मीरूबेन पटेल, सी नंबर सीता चौधरी, डी नंबर समा रामचंद। और इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, समा रामचंद। ये वास्तव में एक डॉक्टर हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्रैक्टिस अपनी किया करती थी, और साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी कर इन्होंने सफलता प्राप्त की है। और कुछ दिन पहले ही ज्ञानचंद जो थे पहले हिंदू थे जिन्हें सिविल सेवा में पुरुष के रूप में अगर देखें तो IFS के रूप में, IFS ने वहाँ के जो पाकिस्तान फॉरेन सर्विस के लिए उनको चुना गया था। और ये हैं समा रामचंद, जो पहली बार 70 साल गुजर जाने के बाद जो है पहली बार एक हिंदू महिला का अंतिम रूप से चयन संभव हो पाया है पाकिस्तान में सिविल सर्विस के लिए। ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए प्रश्न, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। पश्चिम एशिया के किस देश में लितानी नामक नदी का प्रवाह है जिस नदी के प्रदूषित होने पर लगभग 40 टन यानी कि 40,000 kg मछलियाँ
की मृत्यु हो गई है, मछलियों की मृत्यु हो गई है। नंबर सीरिया, बी नंबर लेबनान, सी नंबर इजराइल, डी नंबर जॉर्डन। इसका जो सही उत्तर है बी है, लेबनान। प्रदूषण तो गंभीर समस्या है, विशेष रूप से जल और वायु प्रदूषण। अगर मछलियां प्रदूषित होंगी जल के साथ साथ तो अंततः मानव को भी उसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा, इसलिए नदियों को स्वच्छ और सुंदर रखना मानव की जिम्मेदारी है। 9 नंबर आइए, हाल ही में CERT के द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ए नंबर 53, बी नंबर 52, सी नंबर 53, डी नंबर 37। इसका जो सही उत्तर होगा 37। इसमें जो टॉप रैंकर हैं, जो इसमें का सबसे अच्छा हुआ है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया है, वह है यूरोपीय देश ग्रीस, जिसका राजधानी एथेंस है। इसे यूनान भी कहा जाता है। तो इस पर करंट अफेयर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आज के समाप्त होते हैं। चलिए कुछ करंट इश्यूज पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे, साथ ही इंटरव्यू के लिए भी। देखिए, चीन जो है एक अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा था, उसके लिए जो मॉड्यूल वो भेज रहा था एक रॉकेट से, वो रॉकेट ही भटक गया, ठीक है। यानी कि उस पर नियंत्रण जो है चीन का समाप्त हो गया, और यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ गिरेगा। चीन ने आशंका व्यक्त की थी यह मध्य एशिया में गिरेगा, लेकिन यह गिरा किस्मत से हिंद महासागर में। इससे पूर्व भी चीन यह एक ऐसी गलती कर चुका है जिसके कारण कई गांव जो है तबाह हो गए थे। चलिए इस न्यूज को देख लेते हैं हम लोग। अंतरिक्ष में बेकाबू हुए चीन के सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च का मलबा, देखिए नाम ध्यान रखिएगा, लॉन्ग मार्च का मलबा आखिर रविवार को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। इसके ज़्यादातर अवशेष जल गए। जो हवा में जैसे ही प्रवेश होता है तो जल जाता है वायुमंडल के घर्षण से। ऐसे ही लाखों करोड़ों उल्का जो है प्रवेश करते रहते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में, लेकिन सारे जल जाते हैं। थोड़े बहुत जो बच जाते हैं वे उल्का पिंड कहलाते हैं। क्लियर? इसलिए इसका भी मैक्सिमम पार्ट जल गया। थोड़ा बहुत भाग जो है मालदीव के पास हिंद महासागर में गिर गया। मालदीव जो है भारत के जो आपके लक्षद्वीप है उसके ठीक दक्षिण में, आप लोग मैप में देखेंगे तो वहाँ मालदीव मिलेगा। तो मालदीव के पास गिरा। चलिए मालदीव पर नहीं गिरा, बहुत अच्छा हुआ। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने यह जानकारी दी। साथ ही 21 टन वजनी, 21 टन मीन्स 21,000 kg का था, रॉकेट का मलबा गिरने को लेकर जारी अटकलों पर भी विराम लग चुका है। चीन के मैंड स्पेस इंजीनियरिंग कार्यालय ने बताया कि लॉन्ग मार्च 5B, इसका नाम पूरा जो है लॉन्ग मार्च 5B है, का अवशेष बीजिंग के समयानुसार 10:24 पर पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ और समुद्र के खुले क्षेत्र में ये मलबे गिर गए। अमेरिकी और यूरोपीय एजेंसियां इस अनियंत्रित रॉकेट पर लगातार नज़र रखे हुए थीं। अमेरिकी सेना की निगरानी सेवा स्पेस ट्रैक ने भी, निगरानी सेवा जो है उसका नाम है स्पेस ट्रैक अमेरिकी सेना का, ठीक है, स्पेस ट्रैक ने भी इसकी पुष्टि की है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अधिकतर अवशेष वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान ही जल गए थे। रॉकेट में 29 अप्रैल को दक्षिण द्वीपीय प्रांत हैनान में प्रक्षेपण, रॉकेट जो था 29 अप्रैल को दक्षिण द्वीपीय प्रांत है, द्वीप है एक, हैनान द्वीप है, देखिएगा मैप में दिख जाएगा। हैनान में प्रक्षेपण बाद ही विस्फोट हो गया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने तब कहा था कि रॉकेट के अवशेष जब वायुमंडल में फिर प्रवेश करेंगे तो वे जल जाएंगे। हालांकि चीन के द्वारा पहले कहा गया था, लेकिन फिर भी कुछ मलबा मालदीव के पास गिरा, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पर गिरा और उसका नाम क्या था, ठीक है। चीन ने इस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले अपने तियांग-योंग स्पेस स्टेशन, एक तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, आप जानते हैं, ये दूसरा स्पेस स्टेशन होगा, और तीसरा जो है रूस बनाने वाला है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा भेजा था। इसको जो है एक बार नहीं भेजा जाता है, छोटा छोटा पार्ट भेजा जाता है। उसी में पहला हिस्सा इस रॉकेट से भेजा था, लेकिन रॉकेट ही नष्ट हो गया, विस्फोट हो गया, तो उसका जो मॉड्यूल था वो भी समाप्त हो गया। चीन स्पेस स्टेशन का काम अगले साल तक पूरा करना चाहता है। ऐसे में संभावना है कि आने वाले दिनों में चीन कई और रॉकेट अंतरिक्ष में भेज सकता है। रॉकेट भेजे, परंतु इस तरह की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। 15 वर्ष पुराने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद तियांग-योंग स्टेशन पृथ्वी की कक्षा के सबसे पास होगा। तियांग-योंग इसका स्पेस स्टेशन का नाम भी याद रखिएगा। इधर नासा के द्वारा चीन के इस हरकत पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। नासा का कहना है कि चीन जो है गैर जिम्मेदारीपूर्ण
रवैया अपनाता रहा है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा है कि चीन अंतरिक्ष के मलबे के जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में नाकाम रहा है। अंतरिक्ष में जाने वाले देशों की पृथ्वी पर लोगों और संपत्ति के खतरे को कम करना चाहिए। बिल ने कहा, अंतरिक्ष में जाने वाले सभी देश जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ काम करें ताकि अंतरिक्ष गतिविधियों में सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित हो। बीते साल भी चीन के एक रॉकेट का मलबा आइवरी कोस्ट में गिरा था और कई गांवों को नुकसान हुआ था। देखिए, दूसरा घटना हो चुका है। इस बार रॉकेट को ट्रैक करने में अमेरिकी सेना को भी परेशानी हुई। उसने पहले लॉन्ग मार्च के लिए मध्य एशिया में गिरने का दावा किया था। ये दावा किया गया था अमेरिका के द्वारा भी कि मध्य एशिया में गिरेगा, लेकिन गिरा कहाँ? मालदीव के पास। चलिए अब एक अच्छी न्यूज भी देख लीजिए। देश के लिए कोविड की पहली दवाई खोजने वाले DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट का कहना है कि इस 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा की कीमत सामान्य होगी। मेडिसिन के प्रोडक्शन के साथ ही कीमत और कम हो जाएगी, यानी कि कीमत भी कम रहेगा। में इस दवा का नाम जो कहा जा रहा है 2DG, ठीक है। 2DG का अर्थ है 2-डीऑक्सी डी और G फॉर ग्लूकोज। तो 2DG दवा की कीमत जो है कम रहेगी और प्रोडक्शन के साथ और घटती जाएगी। यह समाज के हर तबके के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इस दिशा में काम चल रहा है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के हैं, मैं बता ही चुका हूँ, बाकी जो पढ़ना है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहेगा डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट का। इससे दवा जल्द से जल्द भारत में आ जाए ताकि लोगों को कोरोना जैसे समस्या से मुक्त और लोग सामान्य जीवन जी सकें। चलिए, जो लास्ट न्यूज आज का है वह नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच बड़ी खबर आ रही है। जो मार्च में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ था उसका एक तरह से समझ सकते हैं कि अब पटाक्षेप हो गया है कि प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली संसद में विश्वास मत हार गए हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के निर्देश पर संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के आहूत विशेष सत्र में प्रधानमंत्री ओली की ओर से पेश विश्वास मत प्रस्ताव के समर्थन में 93 मत पड़े और विरोध में 124 सदस्यों ने मत दिया। देखिए अब आगे का राजनीतिक क्रम वहाँ पर क्या होता है। इनकी सरकार तो लगता है गिरनी तय है, ठीक है। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में ही लोकतंत्र जो है मजबूत है और इसके आस पड़ोस देशों में, चाहे बांग्लादेश देखिए, मालदीव देखिए या फिर आपका नेपाल देखिए या पाकिस्तान देखिए, चीन देखिए, स्थिति बहुत ही खराब है। म्यांमार देखिए, सेना द्वारा हाल ही में कब्जा किया गया है। इस तरीके से आज का जो है करेंट अफेयर्स और करेंट इशू का क्लास जो है समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें। यहाँ पर भरपूर मात्रा में मटेरियल्स दिए जा रहे हैं JPSC, JSSC, CGL एवं अन्य परीक्षाओं के लिए। निकट भविष्य में IAS की क्लासेस भी शुरू होंगे और साथ ही दोस्तों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कल जो है आपके झारखंड के क्लासेस होंगे, ठीक है। जो JPSC के भूगोल के क्लासेस चल रहे हैं वो कल से कंटिन्यू होंगे। धन्यवाद।